नमस्कार, मैं हूं सौरभ। क्या 4 घंटे में उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाता? क्या रात 2:30 बजे हाथरस बिल्कुल शांत था, लेकिन सुबह 6 बजे जातीय हिंसा की आग में पूरा उत्तर प्रदेश जल उठता? आज यूपी सरकार ने एक नई थ्योरी पेश की और कसम खाकर यह कहा कि आधी रात को चिता जलाना शहर को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। आज हाथरस केस में जाति, धर्म और बाबरी एंगल तक जुट गया। जो नई थ्योरी सामने आई है, हमने एक एक फैक्ट को स्पॉट पर जाकर एग्जामिन करके ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इसे देखिए और आपको पता चलेगा कि ये आधी रात का षड्यंत्र आखिर था क्या। आधी रात अंतिम संस्कार पर क्या बोली योगी सरकार? गैंगरेप और मर्डर में थ्योरी पर थ्योरी के पीछे कौन? क्या हाथरस कांड से पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो जाता? क्या भीम आर्मी को मुखौटा बनाकर प्लान एमके को अंजाम दिया जाता? क्या है हाथरस केस में बाबरी एंगल का सच? आज हाथरस कांड पर 131 पन्नों के हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बताया, कितना छिपाया, इसका विश्लेषण आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। कोई हवाई बात नहीं। फैक्ट क्या कहते हैं, तस्वीर क्या गवाही दे रही है। जो बात शीशे की तरह साफ है कि एक बेटी का बेरहमी से मर्डर हुआ है। मौत से पहले पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन में गैंगरेप और सभी दरिंदों के नाम बताए हैं। और ये बात भी 100 आने सच है कि आधी रात को पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार किया गया। जो आधी रात को किया गया, अगर वो सुबह यानी चंद घंटे बाद हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? 131 पन्नों के शपथ पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हाथरस कांड पर क्या क्या बताया, इसके एक एक शब्द की व्याख्या जरूरी है। पीड़ित परिवार के आरोप और योगी सरकार का हलफनामा पॉइंट टू पॉइंट। आज आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। हाथरस केस में आक्रोश की सबसे बड़ी वजह आधी रात को हुआ पीड़िता का अंतिम संस्कार है। तभी से परिवार अंतिम संस्कार को लेकर गुस्से में है। पीड़ित परिवार का पक्ष, जबरन हुआ अंतिम संस्कार, चेहरा तक नहीं दिखाया, सुबह होता अंतिम संस्कार। पीड़िता के अंतिम संस्कार पर हाथरस पुलिस प्रशासन पूरी तरह से घिरा हुआ है। एसपी समेत कई पुलिस वालों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन अंतिम संस्कार कराने का आदेश देने वाले डीएम पर एक्शन का हंटर अभी तक नहीं चला है। जो अंतिम संस्कार रात 2:30 बजे हुआ, वो सुबह भी हो सकता था, लेकिन बिना फैमिली के परमिशन के आधी रात को हड़बड़ी में क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार के आरोपों पर अपना ऑफिशियल पक्ष रखा है। फैमिली की परमिशन से अंतिम संस्कार, विषम परिस्थिति के चलते उठाया गया कदम। सुबह लाखों लोग हाथरस में पहुंच जाते। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी था फैसला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए अपने एफिडेविट में पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार किए जाने के पीछे लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया। एफिडेविट में यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार की सहमति के साथ हुआ है और परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे। हालांकि परिवार का आरोप इससे उलट है। क्या दंगा कराने की बहुत बड़ी साजिश थी? यूपी सरकार के एफिडेविट में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के इन दृश्यों का जिक्र किया है। कहा गया है कि पीड़िता की मौत सुबह हुई, लेकिन मौत के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पीड़िता की फैमिली को इन्फ्लुएंस करके कई पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और फिर रात। भारी पुलिस इंतजाम के बाद पीड़िता की बॉडी देर रात को हॉस्पिटल से हाथरस की तरफ निकल सकी, लेकिन तब तक हिंसा फैलाने वाला गैंग फुल एक्टिव हो चुका था। साजिश के तहत हाथरस और आसपास के इलाके में सोशल मीडिया के जरिए जातीय तनाव पैदा किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जातीय हिंसा के भड़कने के इंटेलिजेंस इनपुट 29 सितंबर की सुबह से मिलने शुरू हो गए थे, जब दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर पॉलिटिकल पार्टियों ने धरना शुरू किया था। यूपी सरकार के हलफनामे में जातीय और कम्युनल हिंसा भड़काने की साजिश से जुड़े कई सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिखाए। अपने एफिडेविट में यूपी सरकार ने कहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि 30 सितंबर को पीड़िता के गांव बुलगड़ी में भारी संख्या में जमावड़ा होने वाला था। वहां पर दंगा होने की स्थिति भी पैदा हो जाती। कई राजनीतिक दल और एक्टिविस्ट वहां आने वाले थे। इससे पहले 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी कई राजनीतिक दल और एक्टिविस्ट जमा हुए थे और इसी स्थिति से बचने के लिए डीएम द्वारा पीड़िता का अंतिम संस्कार करने का फैसला रात में ही लिया गया। एक चेहरा,
और इस चेहरे के पीछे जातीय हिंसा भड़काने के आरोप यूपी सरकार के एफिडेविट में मौजूद हैं। कहा गया है कि पीड़िता को ढाल बनाकर प्रदेश में ही नहीं देश में माहौल बिगाड़ने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। साजिश के स्क्रिप्ट में भीम आर्मी का नाम है। पीएफआई के दंगे वाले प्लान का खुलासा है। तो क्या भीम आर्मी को मुखौटा बनाकर कोई साजिश रची गई? क्योंकि चंद्रशेखर और उनके समर्थकों को दिल्ली से लेकर हाथरस तक देखा गया। रविवार को भीम सेना के चीफ चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचे थे। 40 मिनट तक बंद कमरे में पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर ने मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि वो जिला प्रशासन की आज्ञा के बाद पीड़ित परिवार को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जब चंद्रशेखर को ये कहा कि सिर्फ 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं तो कुछ भीम सेना के कार्यकर्ता बाहर इकट्ठा हो गए थे और हंगामा करने लगे। इस बाबत जो है चंदपा थाने में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ग्राउंड जीरो पर भी भीम आर्मी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। स्थानीय लोग गैंग रेप एंड मर्डर केस को हथियार बनाकर जातीय हिंसा भड़काने के लिए चंद्रशेखर पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन तनाव पैदा करना चाहता है जातियों के बीच में? एक तरह से दीवार नेता कौन से नेता? भीम आर्मी के तनाव में है गांव। किस बात का डर है? तनाव नहीं गाँव में, ये तो यार भीम आर्मी वाले ने कर रखो ये पूरी इसको ड्रामा बना दिया इन नेताओं ने। ये नेताओं की करामात है। जब यूपी में दंगा कर दे के लाए थे, अरे मैं जा रहा था मुँह से लड़की मरी है। भीम आर्मी वाले हैं, बस सपा वाले हैं, जो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का, दंगा कराने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप है और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सच सामने आएगा। लेकिन यूपी सरकार के हलफनामे में टाइमिंग को लेकर बड़ी बात कही गई है। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हालात बहुत क्रूशियल थे। एक तरफ जातीय हिंसा भड़काने की साजिश तो दूसरी तरफ बाबरी केस में जजमेंट डे पर कम्युनल वायलेंस का बहुत बड़ा खतरा था। पुलिस और प्रशासन के लिए सिचुएशन को हैंडल करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। एफिडेविट में कहा गया है कि 30 सितंबर को बाबरी केस में फैसला आने वाला था। फैसले के चलते पहले से ही हाई अलर्ट था। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी पूरे प्रदेश को जातीय हिंसा और कम्युनल रॉयट्स की आग में जला सकती थी। एफिडेविट में यह भी कहा गया कि यूपी में 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद ढाने का फैसला आने वाला था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ये फैसला सुनाने वाली थी और इसीलिए पूरा यूपी हाई अलर्ट पर था। 30 सितंबर को ही पीड़िता के गांव में दंगा होने की भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। इसी स्थिति से बचने के लिए ही पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात को किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पीड़िता के परिवार के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन में दंगे की साजिश का सच सामने आएगा और दोषियों को सजा भी मिलेगी तो पीड़िता के इलाज में हुई देरी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर भी कड़ा एक्शन जरूरी है। परिवार का सीधा आरोप है वक्त रहते एक्शन नहीं हुआ। इसे समझना बहुत जरूरी है। जीभ काटी और आंखों से खून निकला। पीड़िता बयान देने की हालत में नहीं थी। पीड़िता ने तब जबरदस्ती की बात बताई थी। तब परिवार को रेप की जानकारी नहीं थी। पीड़िता को अच्छा इलाज नहीं मिला। पीड़ित परिवार के इन आरोपों पर यूपी सरकार ने अपना पॉइंट टू पॉइंट हलफनामे में बहुत बड़ा दावा किया है। पुलिस ने समय पर कार्रवाई की। पीड़िता की जीभ नहीं काटी गई, आंखों से खून नहीं निकला था। मारपीट की एफआईआर लिखाई गई थी। इस एफिडेविट में पीड़िता के 3 बयानों का जिक्र है। पहला बयान 14 सितंबर को हाथरस में ही लिया गया। उस बयान में पीड़िता ने कहा था कि संदीप नाम के शख्स ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की है। 19 सितंबर को पीड़िता का जो दूसरा बयान अलीगढ़ अस्पताल में लिया गया था, उस बयान में पीड़िता ने संदीप द्वारा रेप की कोशिश करने और संदीप द्वारा ही गला दबाने की बात कही थी। वहीं पीड़िता का जो तीसरा बयान 22 सितंबर को अलीगढ़ अस्पताल में ही लिया गया, उस बयान में पीड़िता ने संदीप समेत 4 लोगों के नाम लिए, उनके द्वारा गैंगरेप किए जाने की बात कही और साथ ही संदीप द्वारा दुपट्टे से गला दबाए जाने की भी बात कही थी। एफिडेविट में कहा गया कि 14 सितंबर को मारपीट की एफआईआर घर वालों ने दर्ज करवाई। 19 सितंबर को छेड़छाड़ की बात कही और फिर गैंगरेप की। पीड़िता के बयान 3 बार बदले और परिवार के बयान भी कई बार बदले। परिवार के बदलते बयान की वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यहाँ ये भी समझना है कि परिवार का आरोप है कि सही वक्त पर पीड़िता को इलाज नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने इलाज को लेकर कई डॉक्यूमेंट की कॉपी सौंपी है। 24 सितंबर को खुद पीड़िता के भाई और पिता ने अलीगढ़ हॉस्पिटल को लिखकर कहा था कि इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट है। यानी तब 24 सितंबर को परिवार को यही लग रहा था कि अलीगढ़ में पीड़िता का इलाज एकदम सही चल रहा है।
पीड़िता को इलाज मिलने में देरी होने के परिवार के आरोप पर एफिडेविट में कहा गया है कि पीड़िता को सही समय पर सही इलाज मिला है। अलीगढ़ अस्पताल में सही समय पर पीड़िता को भर्ती करवा दिया गया था और वहां की डॉक्टर्स की तरफ से परिवार को यह कहा गया था कि सही इलाज मिलने के लिए पीड़िता को दिल्ली रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन परिवार की तरफ से इस बात की मंजूरी नहीं दी गई और आखिरकार जब परिवार की मंजूरी दी गई तो 28 सितंबर को पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 29 सितंबर को सुबह 6:55 पर पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पिछले 48 घंटों से हाथरस की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई पर एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक नई बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हाथरस में जातीय हिंसा हो जाती, हाथरस में दंगा हो जाने का पूरा चांस था। यूपी पुलिस का दावा है कि इसके लिए तैयारी हो चुकी थी, पर्चे बढ़ चुके थे, सोशल मीडिया पर मैसेज दे दिया गया था। हमने इस दावे की हकीकत पता की। कौन से मैसेज चले थे, मैसेज भेजने वाले कौन थे, मैसेज किनको भेजा जा रहा था, क्या ये मैसेज दिल्ली से भेजे जा रहे थे? हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली से लेकर हाथरस तक पूरी इन्वेस्टिगेशन की। क्या हाथरस हाईजैक हो गया शाहीन बाग में? क्या सवर्ण बनाम दलित करके जातीय हिंसा भड़काने की प्लानिंग हुई? क्या यूपी में दिल्ली दंगे की तरह हिंसा फैलाने की साजिश रची गई? क्या हाथरस के पीड़ित परिवार की मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग हुई? क्या उत्तर प्रदेश में एनटीसीए जैसे प्रदर्शन को हवा देने की तैयारी थी? क्या हाथरस में पर्दे के पीछे एंटी मोदी एंटी योगी कैंप एक्टिव हो गया? मोदी सरकार हाय 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 अजय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या भड़काऊ खबरों से सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग हुई? क्या माहौल बिगाड़ने के लिए रातों रात नई वेबसाइट बनाई गई? क्या एंटी मोदी एंटी योगी कैंपेन के लिए विदेशों से पैसा आया? क्या मास्क लगाकर हिंसा भड़काने का ऑर्डर दिया गया था? हाथरस कांड पर यूपी पुलिस की अब तक की जांच। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा और 19 एफआईआर की डिटेल देखने के बाद हमने इन सारी डिटेल्स को दिल्ली दंगे की चार्जशीट से मिलाया। दिल्ली दंगे की चार्जशीट में 17,000 पन्ने हैं। उन पन्नों में दर्ज डिटेल को हमने वार्ड बाय वार्ड मैच कराया। यकीन मानिए कि हाथरस कांड और दिल्ली दंगे की स्क्रिप्ट सेम टू सेम एक जैसी है। हाथरस में प्रदर्शन का पैटर्न हूबहू शाहीन बाग वाला। भड़काऊ भाषण के स्क्रिप्ट हूबहू एनटीसीए प्रोटेस्ट जैसी। मोदी योगी को बदनाम करने वाली बातें हूबहू दिल्ली जैसी। नफरत भड़काने वाला पैटर्न हूबहू शाहीन बाग जैसा। दंगे की मोडस ऑपरेंडी हूबहू शाहीन बाग जैसी। यूपी पुलिस ने मथुरा से पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 यूपी के हैं और एक केरल का है। अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर यूपी गिरफ्तार। मसूद अहमद बहराइच यूपी गिरफ्तार। आलम रामपुर यूपी गिरफ्तार और सिद्दीकी मल्लपुरम केरल गिरफ्तार। पीएफआई के ये चारों मेंबर पत्रकार बनकर हाथरस जा रहे थे। यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि इनकी साजिश हिंसा में आग भड़काने की थी। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से लैपटॉप और लिटरेचर मिला है। आपको बता दें कि पीएफआई वही संगठन है जो दिल्ली दंगे और शाहीन बाग धरने में सक्रिय था।
पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। पीएफआई का हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग में है। वैसे पीएफआई का गठन 2006 में केरल में हुआ था। कई दंगों में पीएफआई का नाम आ चुका है। दिल्ली दंगे की चार्जशीट में भी पीएफआई का नाम है। यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की है। पीएफआई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। ये चरमपंथी विचारों को मानता है, उसी का प्रचार प्रसार करता है, लेकिन अपने रियल मोटिव को छिपाने के लिए जाति के आधार पर भी लोगों को बांटता है। ये संगठन दलितों की आवाज उठाने की बात करता है और दलित मुसलमान अलायंस के फेवर में रहता है। दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन से ज्यादा चले धरने के पीछे यही पीएफआई संगठन था। धरने के लिए फंडिंग इसी ने जुटाई थी और दिल्ली दंगे की प्लानिंग के पीछे भी यही पीएफआई था। दिल्ली दंगे के बारे में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के पेज नंबर 2688 पर लिखा है, साजिशकर्ताओं का मात्र एक लक्ष्य था, सरकार को भयभीत करना, उस संसद की सर्वोच्चता को नीचे झुकाना जहां से सीएए को पास किया गया ताकि लोकतंत्र की पूरी नींव हिल जाए। उनका लक्ष्य था मोदी सरकार को घुटने पर लाया जाए और सीएए को हटाने के लिए मजबूर किया जाए। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के समय को चुना गया। एक तीर से 2 निशाने लगाने की साजिश रची गई। चार्जशीट के पेज नंबर 2683 पर लिखा है, सबसे गंभीर बात यह है कि 2019 के चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही दंगे की साजिश रचने वाले लोग हिंसा को अपना हथियार बनाने की प्लानिंग में लग गए थे। हाथरस में हूबहू दिल्ली वाली मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई। इसका पता यूपी पुलिस के एक्शन से चलता है। हाथरस के बहाने दंगों की प्लानिंग को नाकाम करने के बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। लखनऊ, हाथरस, वाराणसी और अयोध्या जैसे शहरों में 19 एफआईआर दर्ज हुई है। हाथरस के चंदपा थाने में जो एफआईआर हुई है उसमें जाति और धर्म के आधार पर दंगे भड़काने, देशद्रोह और आपराधिक साजिश जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी 109 भीड़ को उकसाना, आईपीसी 120 भी आपराधिक साजिश रचना, आईपीसी 124 से राज्य के खिलाफ बगावत करना, आईपीसी 153 जाति धर्म के आधार पर दंगे भड़काना, आईपीसी 153 भी देश की एकता अखंडता तोड़ने की कोशिश, आईपीसी 420 धोखाधड़ी का आरोप। हाथरस में हिंसा भड़काने के लिए रातों रात एक वेबसाइट बनाई गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, इसकी डिटेल्स को जानना जरूरी है। वेबसाइट का नाम जस्टिस फॉर हाथरस। फर्जी आईडी से जोड़े गए हजारों लोग। इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े थे तार। इस्लामिक देशों से फंडिंग के आरोप। ईडी ने शुरू की फंडिंग की जांच। यूपी पुलिस का दावा है कि वेबसाइट के जरिए हाथरस कांड को हाईलाइट करके पूरे प्रदेश में जातीय दंगे करवाने की साजिश रची गई। जैसे ही जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, वैसे ही वेबसाइट बंद कर दी गई। यूपी पुलिस का दावा है कि जिन संगठनों ने दिल्ली में हिंसा भड़काई, उन्हीं संगठनों ने यूपी में भी जातीय दंगे शुरू करने की साजिश रची। इन संगठनों में पीएफआई और एसडीपीआई शामिल हैं। पीएफआई आज हमारे देश में वही आतंक का काम कर रही है, वही आतंक फैलाने का काम कर रही है जो काम उन्होंने सीए के दौरान किया था। जिस तरह का आपने देखा पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स पर भड़काऊ भाषण और पोस्ट डाली जा रही हैं, तमाम पत्रक ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे लोगों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये साफ हो गया है कि पीएफआई जैसी संस्था और उससे जुड़े हुए तमाम लोग और उनको जो संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक दलों का, ये उन लोगों का काम था जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा दंगा कराना चाहते थे, जातिगत दंगा। क्योंकि अब सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए एक जातिगत दंगा कराने का प्रयास था ये। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट में क्या क्या बताया गया, इसे भी समझिए। विरोध प्रदर्शन कैसे करना है, पुलिस को कैसे चकमा देना है, घिर जाने पर कैसे भागना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग से कैसे बचना है। यूपी पुलिस की अब तक की जांच से पता चला है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी इस वेबसाइट को तैयार किया गया था। हाथरस के नाम पर वेबसाइट बनाई गई। इसी तरह दिल्ली दंगे में लोगों को मोबिलाइज करने का काम व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की वेबसाइट पर चलाया गया था। दिल्ली दंगे की चार्जशीट में इन सोशल मीडिया ग्रुप्स का नाम दर्ज है। मुस्लिम स्टूडेंट्स और जेएनयू व्हाट्सएप ग्रुप, MSJ_I WhatsApp group, core member of MSJ WhatsApp group, Parliament March WhatsApp group, CAB team WhatsApp group, Facebook page of Sharzil Ima, Jamia Coordination Committee WhatsApp group, GMI WhatsApp group, JCC_JMI official WhatsApp group,
फेसबुक पेज ऑफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप को सेकुलर लुक दिया गया, जबकि दिल्ली दंगे की चार्जशीट के पेज नंबर 2689 पर साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का व्हाट्सएप ग्रुप इसी मकसद से बना था कि इसके जरिए नफरत फैलाई जा सके। दिल्ली दंगे की मोडस ऑपरेंडी हूबहू यूपी के हाथरस में दोहराने की कोशिश हुई। दिल्ली दंगे में भी भीम आर्मी को आगे करके माहौल गरमाने की कोशिश हुई थी। हाथरस में भी भीम आर्मी को आगे किया गया। मामला दलित लड़की का है। भीम आर्मी दलित राजनीति करती है, इसलिए ऊपर ऊपर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे साजिश बहुत बड़ी है। हाथरस में वही हैंडलर्स एक्टिव हैं जो पर्दे के पीछे से दिल्ली दंगों को ऑपरेट कर रहे थे। हिंसा भड़काने के लिए पैसा वहीं से आ रहा है जहां से शाहीन बाग के लिए पैसा आया था। हाथरस में कैंपेन का तरीका भी वही चुना गया जो दिल्ली में अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि हाथरस कांड की आड़ में दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। इस साजिश में कुछ सियासी पार्टियां भी शामिल हैं, जिसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जा रही है। हलफनामे के मुताबिक हाथरस कांड पर जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बात सर्वोच्च अदालत में कही, वही बात मुख्यमंत्री ने कैमरे पर बताया। वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से पूरे देश को सहानुभूति है। सब चाहते हैं कि इंसाफ मिले और पूरा इंसाफ मिले, लेकिन एंटी-सीए लॉबी की साजिशों का खुलासा होना भी जरूरी है। जाति और धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।